हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने हैं, तो उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एटम के बारे में। तो स्टार्ट आज हम वहीं वहीं से कर रहे हैं। ठीक है, एंड आज वाली वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर भी करेंगे और बिल्कुल बेसिक सा है बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले एक्स एक्स क्या इज जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट, राइट। तो मैंने बोला एक्स जो है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो एलिमेंट है जिसको एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैं लिख रही हूँ जेड। ठीक है, उसके टेल में क्या लिखता है जेड, और उस जेड का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसके हेड पे हम लिख रहे हैं ए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, उसका मास नंबर क्या है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द मास नंबर। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक एलिमेंट के बारे में, जो कि हमें उसके एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है, उसके मास नंबर के बारे में बताता है, राइट। तो दिस इज अबाउट एन एलिमेंट और अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। एक्स क्या हो गया मेरे लिए, नाइट्रोजन क्या हो गया मेरे लिए, एक्स मतलब एक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं लिख रही हूँ 7, जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं लिख रही हूँ 14, वो उसका क्या है मास नंबर दैट इज ए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया नाइट्रोजन के लिए रिप्रेजेंटेशन, राइट। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है ना हमारे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे कि हमारे ये एटॉमिक नंबर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये हमें एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये हेल्प क्या कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प क्या कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये हमें बताएंगे कि हमारे पास ये इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर की हेल्प से मैं पता कर सकती हूँ कि मेरे एक एलिमेंट एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, और क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, mass number is equals to number of protons number of protons plus number of neutrons। ठीक है, हमारे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे, उनका सम हमारा होगा इक्वल टू मास नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। ठीक है, लेट्स से अब मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ इस नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन, कैसे मैं पता करूंगी कि उसके अंदर, लेट्स से क्वेश्चन है दैट that what are the number of electrons protons and neutrons present in an nitrogen atom। ठीक है, और ये हमें रिप्रेजेंटेशन दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएंगे, और वो हमारा किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर जो होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर क्या है 7 गिवन है। आफ्टर दैट है ना, ये बात समझ में आ गई कि एटॉमिक नंबर 7 है, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ दैट विल बी एटॉमिक नंबर दैट इज 7 इन दिस केस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मास नंबर की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गया, बचे क्या न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो
यहाँ से मास नंबर मुझे गिवन है, ए क्या होता है मास नंबर, तो वो 14, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने यहाँ से निकाल लिया दैट इज 7, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गए 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7। तो देखा आपने कैसे मुझे इस रिप्रेजेंटेशन से या फिर मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से उसकी एक एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट्स रिवाइज वंस। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एटॉमिक नंबर मुझे पता है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो कि क्या होगा यहाँ पर इस वाले केस में 7 हो गए, विच वॉज गिवन एज 7। उसके बाद मास नंबर, तो मास नंबर के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने क्या हो गए 7 हो गए एटॉमिक नंबर की वजह से मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया, और मास नंबर गिवन था 14 रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और निकाल लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप इतना समझ आया, ठीक है। अब हम क्या इन्हें रटेंगे नहीं, एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं, तो रटना तो नहीं पड़ना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपने पहले भी पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे ना 10th क्लास में की एलिमेंट शेल्स, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते थे, जैसे कि हमारे पास हम जब उसके लिए बात करते थे सोडियम के लिए, तो हम क्या बोलते थे 281 बोलते थे, तो 281 अगर मैं बोलूं कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स ही तो है सोडियम के अंदर जो प्रेजेंट थे 281, आप इन सबको प्लस कर देते दैट विल बी इक्वल टू 11, और 11 ही तो होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो ये जो हमारा एटम होता है, ये एटम के बीच में क्या होता है, यहाँ एटम के बीच में हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास एक एटम होता है, और लेट्स से ये मेरे पास एटम है, और यहाँ बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, राइट, ये हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने 10th में भी पढ़ा होता है की एलिमेंट शेल्स के बारे में, तो की एलिमेंट शेल्स में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जैसे सोडियम के लिए हम बोलते हैं कि 281 यही पढ़ते थे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 281 का मतलब क्या होता था, हम इनको ऐड करते थे दैट वुड बी इक्वल टू 11, और 11 हम क्या बोलते थे सोडियम का एटॉमिक नंबर भी होता है 11, ठीक है फाइनल। अब इसके बाद हम लोगों को वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना था, हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिली कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और वही बात तो हमने पीछे लिखी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आगे अब हम बात कर ले अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने मास नंबर को क्या लिखा था पीछे, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना दैट विल कंप्राइज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैसे हो गया, हमारे इस एटम में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, पता है ना आपको न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज वो है पार्टिकल, ठीक है बॉडी। तो यहाँ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में चार्ज किस वजह से है, न्यूक्लियस में चार्ज किस वजह से है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, चार्ज किस वजह से है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस में मास, जो न्यूक्लियस का मास है दैट इज बिकॉज ऑफ, मास किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ओके। तो दिस वाज अबाउट द एटम। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज जो होता है हमारा न्यूक्लियस जो है नेगेटिव, ये एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी बता है, आगे मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल
वहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज सराउंडेड है, और जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस है वहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और एंड दैट चार्ज इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स, और मास जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एटम। लेट्स मूव ऑन टू वेरियस टर्म्स। So now let's talk about some terms. The first term is isotopes. What are isotopes? Isotopes ऐसी species होती हैं which have same number of which have same atomic number but different mass number. ठीक है? Which have species or ions having same atomic number but different mass number. मास नंबर, अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हमने अभी जस्ट अभी देखा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको वहां से समझ आ जाएगा। लेट्स से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का मास क्या, इनमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम सबने पढ़ा है 1, राइट। तो यहाँ हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, तीनों में एटॉमिक नंबर इज 1 ओनली, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मास नंबर की। तो हाइड्रोजन जो होता है, मैंने भी बोला कि वो स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रही हूँ डिफरेंट मास नंबर, पर इनके मास नंबर्स डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक ही एलिमेंट अलग अलग मास में नेचर में हमें मिले, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि 3 होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, उसका मास नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, एंड ट्राइटियम का 3 होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। व्हाट, ट्राइटियम। These are the 3 isotopes of hydrogen. तो ये हमारे पास हो गए तीन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो जरूर ही कवर करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मास नंबर, ये क्लोरीन भी हमें 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, one is 35 and the other one is 37, ठीक है। तो हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट कार्बन भी ले लेते हैं। कार्बन होता है, कार्बन में एटॉमिक नंबर है 6, राइट। तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, एंड डिफरेंट मास नंबर क्या है, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एंड द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो आप जरूर देख लेना कि तीनों के नाम क्या है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्पीशीज विच इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है, जस्ट इससे अपोजिट, ठीक है। स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number. What? Same mass number but different atomic number, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या है, जिनके पास मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन 14 वाला आइसोटोप एंड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी 14 वाला आइसोटोप, ठीक है। ये हमने ले लिया आइसोबार्स। आइसोबार क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर मास नंबर सेम हो। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन 14 वाला आइसोटोप, ठीक है। तो कार्बन 14 वाला आइसोटोप, और नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, 15 वाला है, एक 14 वाला। आई एम टेकिंग 14, मिनिमम पढ़ते भी 14 है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। अब यहाँ देख रहे हो मास नंबर जो है दोनों में क्या है, दोनों में मास नंबर इज 14। क्या है यहाँ मास नंबर
14 एंड यहाँ एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन के केस में 6 और नाइट्रोजन के केस में 7, ठीक है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर इज आइसोबार, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा व्हाट आर आइसोटोप्स एंड व्हाट आर आइसोबार्स, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ जैसे कि आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, देन आफ्टर दैट Na पॉजिटिव, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स के लिए। अब यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होगा कि जब हम पॉजिटिव लगाते हैं किसी के ऊपर तो वहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को सबट्रैक्ट कर देते हैं और जहां हम नेगेटिव साइन लगाते हैं वहां हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को, जितना नेगेटिव साइन है, जैसे यहाँ 1 माइनस है तो वहां हम उतने इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर देते हैं, राइट। इतना हमें पता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड Na प्लस है ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। कैसे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने बोला 2 नेगेटिव के साथ में, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करूंगी, टोटल कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ F नेगेटिव की बात करते हैं। F नेगेटिव, F मतलब फ्लोरीन, दैट इज 9, ठीक है, प्लस 1 कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट क्या लिया मैंने? सोडियम। सोडियम क्या होता है? 11। इस बार पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मतलब माइनस, एक बार मुझे 1 को सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। हर एक में मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ रहे हैं। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल में ले लूं Al3 पॉजिटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव, तो Al इज 13, राइट, इट इज 13 और 3 पॉजिटिव, मतलब मुझे 3 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने 3 सबट्रैक्ट किया, दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर जगह मेरे इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जहां मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? O2 negative, F negative, Na positive and Al3 positive all are isoelectronic to each other. ठीक है। Next species is isotones. What are these isotones? Isotones क्या होते हैं? Isotones are species having same number of neutrons. ठीक है। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जिनके पास न्यूट्रॉन सेम है, मतलब कि जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया कार्बन 14 वाला आइसोटोप, ठीक है, नाइट्रोजन 15 वाला आइसोटोप एंड ऑक्सीजन को नॉर्मली 16 ही लेते हैं हम, ठीक है। दिस अब मैं बोल रही हूँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमने पीछे पढ़ा दैट मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पढ़ा हमने भी पीछे, ठीक है। तो मैं इस बार बात कर रही हूँ जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स क्या होगा मेरे पास? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, राइट। यहां से आप देखना, आपको समझ आएगा क्या हो गया यहाँ पर, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ मेरे पास हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हमने पीछे पढ़ा क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मतलब मुझे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और मास नंबर क्या है? ये, और एटॉमिक नंबर क्या है? ये, तो इसमें से इसको माइनस करना है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करने थे, और प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के, इसके मैं मास में से एटॉमिक को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास सीधा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लो, तो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है? 8, है ना। 14 माइनस 6 8, यहाँ पे 15 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 8, उसके बाद 16 माइनस 8, ये तो होता ही 8, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास तीनों में क्या आया? 8। हर एक बार मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल, ठीक है।
14 माइनस 6, 15 माइनस 7, 16 माइनस 8। तो यहाँ से मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, तो सो ऑल दीज स्पीशीज आर आइसोटोन्स, ठीक है, आइसोटोनिक स्पीशीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोडाइफर्स। So the next one is isodiaphers. So what are isodiaphers? Isodiaphers are the species which have same difference, species having same difference of number of protons and number of neutrons, ठीक है, जहां हमारे पास डिफरेंस इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ यूरेनियम which has the mass number of 238 and the atomic number of 92, and thorium which has the mass number of 234 and atomic number 90, ठीक है ये। तो अब मैंने बोला कि जहां पर प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का नंबर सेम आ जाए ना, तो वो मेरे पास क्या होता है, आइसोडाइफर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरेनियम के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यूरेनियम के लिए बात करें तो यूरेनियम के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही किया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, विच इज 238 माइनस 92, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कितने आ गए, 6, 4 एंड 146, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात कर रही हूँ सिमिलरली मैं थोरियम का भी नंबर ऑफ, पहले काम करते हैं इसके प्रोटॉन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुझे पता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 92, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं थोरियम के बारे में। तो थोरियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, एक बात आगे समझानी है जो कि यहीं से समझ आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थोरियम के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ भी मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देती हूँ, 234 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 4, 4 एंड 144, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे थोरियम के लिए, थोरियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे 90, राइट। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ गए हैं। अब मैं बोल रही हूँ जहां नंबर ऑफ डिफरेंस, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सेम है तो वो आइसोडाइफर्स होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन करते हैं, कितना हो गया 146, न्यूट्रॉन्स माइनस 92 कितना आया 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 554 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कर लेते हैं, थोरियम के लिए न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन किया, कितना हो गया 144 माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू कितना 54। तो यहां से मेरे पास दोनों क्या आ गए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। अब एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, सिंपल, मतलब इसको सिंपल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस 2 ऑफ z, ये कर दो आप, तो आपको यही मिल जाएगा डायरेक्टली। ये देखो, देखना ध्यान से, है ना। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ मेरे को क्या करना था कि पहले मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने थे। न्यूट्रॉन के लिए मैं क्या कर रही थी, अच्छा मैंने इसको ए टी लिख देती हूँ वरना कंफ्यूज ना हो जाओ मेरे वहाँ ए लिखने से और यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम ए से क्या डिनोट कर रहे थे, मास नंबर को, ठीक है। तो या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको ना जो हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, दैट इज क्या पढ़ा था, a माइनस जेड, है ना, यहाँ पे मैं a माइनस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये लिखा है। अब मुझे क्या करना है कि हाँ, तो मैं क्या समझा रही थी कि यहाँ मुझे क्या करना है, a माइनस 2 जेड। देखो बहुत ईजी है कि यहाँ मैंने क्या किया,
मास किया, मास नंबर में से z माइनस किया, क्यों किया? ताकि मेरे पास न्यूट्रॉन्स आ जाए। और फिर मैंने क्या किया, दोबारा से आकर यहाँ पर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स क्या थे मेरे, z के इक्वल आ रहे थे, राइट। तो मैंने क्या किया, a में से z को माइनस किया न्यूट्रॉन के लिए, फिर माइनस किया ताकि मेरे पास नंबर ऑफ ये पता चल जाए कि डिफरेंस सेम है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकती थी कि a में से एक बार z और एक बार z, दो बार z मैंने माइनस किया, मतलब मैंने क्या किया a माइनस z, तो क्या हुआ a माइनस टू जेड, वही मैंने लिख दिया। अब सीधा सीधा a माइनस टू जेड निकाल दो, मतलब सीधा सीधा अगर आपको यूरेनियम के बारे में बात करनी है तो आप क्या करोगे, 238 माइनस 2 इंटू 92, ठीक है, 234 माइनस 2 इंटू 90, आप निकालोगे 54 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिनके पास नंबर डिफरेंस जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वो सेम आ रहा है, दो स्पीशीज आर आइसोडायफोर्स, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थॉमसन मॉडल। सो थॉमसन ने हमें बताया कि जो एटम है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, और वहां उन्होंने बोला कि इस एटम को उन्होंने कंपेयर किया, विजुअलाइज किया एज वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन क्यों, उन्होंने बोला कि जिस तरह से आपको पता है ना वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, जो रेड पार्ट होता है दैट इज द प्लम ऑफ वाटरमेलन, तो उससे कंपेयर किया गया पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। उन्होंने बोला जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर प्लम जो होता है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसी तरह से हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इस तरह से पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो बचा क्या वाटरमेलन के अंदर, प्लम तो आपने बात कर ली, बचा क्या, सीड्स ही तो होते हैं उसके अंदर, तो जो उसके सीड्स होते हैं ना उसको कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से वाटरमेलन में जगह जगह पे प्लम के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अपने अंदर एम्बेडेड रखता है, ठीक है। जिस तरह से सीड्स एम्बेडेड होते हैं प्लम में, उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में। तो ये मॉडल दिया थॉमसन ने, जहां पर उन्होंने इस प्लम को क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन्स को बताया, कंपेयर किया सीड्स के साथ जो कि एम्बेड थे इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है। तो ये उन्होंने ये वाला हमारा मॉडल दिया था थॉमसन ने, ठीक है। सो अब इसमें क्या बताया गया, इसमें न्यूट्रलिटी को मेनली न्यूट्रलिटी को डिस्कस किया गया है ना, कि जैसे कि मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस क्या कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज, तो वहां से न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ठीक है। तो ये बताया गया इस मॉडल के अंदर, बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, क्या, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इस मॉडल को काफी सारे अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो कि हमें कंपेयर किससे किया था, थॉमसन ने इसको वाटरमेलन से, तो नाम फर्स्ट नेम दिया गया वाटरमेलन मॉडल, क्या, वाटरमेलन मॉडल। उसके बाद सेकंड नेम था प्लम पुडिंग मॉडल, व्हाट, प्लम पुडिंग मॉडल। आफ्टर दैट द थर्ड नेम वाज रेजिन पुडिंग मॉडल, क्या, रेजिन पुडिंग model. So these were the three names given to this model. First was watermelon model, second was plum pudding model, and third one was raisin pudding model. ठीक है। So अब बात करते हैं कि इस मॉडल के क्या डिमेरिट्स थे। तो इस मॉडल का डिमेरिट जो है ना, ड्रॉबैक जो है वो क्या है कि जब फर्दर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट किए ना, तो वहां से रदरफोर्ड ने देखा कि उन रिजल्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उनका थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो इसलिए इस थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक यही था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल व्हिच वाज द फर्दर मॉडल, सो इट कुड नॉट explain the results of the
फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, है ना। और फर्दर एक्सपेरिमेंट कौन सा था? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थॉमसन मॉडल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रदरफोर्ड मॉडल। सो अब बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल was given by Rutherford and his two students called Giger and Master, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया कि जहां पर उन्होंने एक अल्फा रे सोर्स लेना था उन्हें, ठीक है, जो कि ऐसा सोर्स जो कि अल्फा रेस को प्रोड्यूस करता हो। और हमें पता है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा और उसका नाम क्या दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। किसके लिए? अल्फा पार्टिकल्स के जनरेशन के लिए। और ये सोर्स क्या था? पोलोनियम। क्या था? पोलोनियम। पोलोनियम इज अ एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है? अल्फा रेस को रिलीज करता है। अब ये जो है ना, ये बॉक्स था, ये था लेड का बॉक्स, ठीक है। किसका? लेड बॉक्स। लेड भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने अब क्या किया, यहाँ एक थिन गोल्ड, वेरी थिन गोल्ड की शीट रखी, ठीक है। क्या किया? थिन गोल्ड की शीट रखी। अच्छा, उसके बाद यहाँ उन्होंने लगा दिया एक सर्कुलर फॉर्म में डिटेक्टर, ठीक है। क्या लगा दिया? डिटेक्टर। अब ये डिटेक्टर क्या था? ये डिटेक्टर था ZnS की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब जिंक सल्फाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था? अभी थोड़ी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा कि ZnS जो होता है दैट इज दी क्या होता है? ZnS। ZnS इज द जिंक सल्फाइड व्हिच इज अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। वो क्या करता है? जैसे इसके ऊपर कोई रेज स्ट्राइक करती है वो ग्लो करता है, ब्राइट स्पॉट देता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये ZnS यही करने वाला डिटेक्टर क्या होता है? जो आपको ये बता दे डिटेक्ट करके कि हाँ हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ सिग्नल क्या है? वो ब्राइट स्पॉट इज द सिग्नल जो आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पर मेरे इस सरफेस के ऊपर कोई रे स्ट्राइक हुई है, मतलब प्रोडक्शन हुआ है रेस का, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास थी गोल्ड शीट। ये क्या है? गोल्ड शीट, थिन गोल्ड शीट, याद रखिएगा, थिन शीट की। तो अच्छा, अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं सेटअप के ऊपर। सेटअप के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने इसलिए लिया पोलोनियम क्योंकि वो एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा रेस का, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट बात करें इस लेड बॉक्स के बारे में। लेड बॉक्स ही क्यों लिया गया? क्योंकि हमारा जो लेड मेटल होता है वो क्या करता है ना, वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस को ना लेता नहीं है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो उस वजह से क्या हुआ, ये और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ना करे, यहाँ से सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स ही निकले। तो इसलिए हमने बॉक्स किया गया, एक लेड का बॉक्स लिया, ठीक है। मूविंग टू दिस गोल्ड शीट, यहाँ हमने बोला उन्होंने गोल्ड शीट ली, थिन गोल्ड शीट ली। और थिन गोल्ड शीट क्यों ली? क्योंकि आपको पता है गोल्ड कैसा एलिमेंट है, गोल्ड एक ऐसा मेटल है, सॉरी एक ऐसा मेटल है गोल्ड जो कि क्या करता है, जो कि विच हैज अ मेलिएबिलिटी, है ना, हाई मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। हाईली मेलिएबल का मतलब क्या हो, जिसको बीट करके थिन शीट्स के फॉर्म में लाया जा सके, है ना। तो इस मेटल से क्या है कि काफी थिन शीट प्रोड्यूस हो सकती है। और रदरफोर्ड का मेनली पर्पस क्या था कि यहाँ पर थिन शीट लगाई जाए ताकि वो रेस पास होने का वो ऑब्जर्वेशंस अच्छी हो सके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यूज किया गोल्ड को, उन्होंने मेनली यूज किया उसकी एक मेलेबल प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। उसके बाद ZnS का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या करता है, एज अ डिटेक्टर वर्क करेगा। वो जहां पर भी उसके ऊपर रे स्ट्राइक करेगी वो क्या करेगा, वो क्या करने वाला है, उसको डिटेक्ट करके और हमें बता देगा, ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट का हम देखते हैं क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में। सो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले यहाँ से रेस को फॉल करवाया गया, अल्फा रेस को, ठीक है। और अल्फा रेस को जब यहाँ से फॉल करवाया गया, अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड शीट पर, तो अब कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की गई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो हम देखते हैं, ठीक है। So the observations were, यहाँ लिख लेते हैं observations। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जो हमारी रेस थी ना,
जब यहाँ बहुत सारी रेज फॉल करी इसके ऊपर, तो इसके अंदर काफी सारे एटम थे गोल्ड के। तो यहाँ से उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी दैट मोस्ट ऑफ द रेज रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड। क्या? रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है कि जितनी भी रेज यहाँ फॉल करी ना, वो काफी सारी रेज थी, बहुत सारी रेज थी जो सीधा सीधा यहाँ से पास होकर आगे पहुंच गई। ठीक है, स्ट्रेट सीधा निकली और उधर की साइड पास हो गई। तो बहुत सारी रेज थी जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हुई कहीं। ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हुई। उसके बाद कुछ रेज थी, few rays were there, few rays deflected with a small angles, with a small angle। ठीक है, मतलब कि कुछ रेज ऐसी थी जो छोटे छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। थर्ड ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं। वेरी फ्यू, है ना, वेरी फ्यू मतलब कि आप ये समझ लीजिए 1 in 20,000 रेज were deflected at an angle of 180 degree। ठीक है, वेरी फ्यू रेज। सो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में। इन ऑब्जर्वेशन में जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी उसमें क्या था कि मोस्ट ऑफ द रेज वर अनडिफ्लेक्टेड। मतलब कि यहाँ से हमारी गोल्ड शीट के ऊपर जब रे आई तो रे ने क्या किया, वो सीधा इस एटम के अंदर से पास होकर उस साइड डिफ्लेक्ट, कुछ भी मतलब ऐसे स्ट्रेट आई और पास हो गई। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ से पास हो गई। उसके बाद कुछ रेज क्या थी, वो आई किसी चीज से टकराई होंगी तभी डिफ्लेक्ट करेंगी, है ना। आप अपना पाथ कब चेंज करते हो? जब आप किसी चीज से रिफ्लेक्ट करो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक रूम लिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, और इधर भी डोर है और उस साइड भी डोर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक रूम लिया जिस रूम के अंदर क्या था कि मैंने बहुत सारे टेबल्स, चेयर और बहुत सारी चीजें रख दी। ठीक है, बहुत सारे सामान रख दिए। अब क्या होगा, जब मैं आपको बोलूंगी कि इस गेट से निकल के उस गेट तक जाना है आपको, ठीक है, इस डोर से एंटर करना है, उस डोर से एग्जिट लेना है, तो आप क्या करोगे, जो रूम खाली है क्यों अपना वो करोगे ना, सीधा जाओगे और इधर से घुसोगे, उधर निकल जाओगे रूम से, राइट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आपको अब वो भरे हुए रूम में से जाना है, तो आप क्या करोगे कि अपने रास्ते ढूंढोगे, इधर से जाओगे, उधर से जाओगे, है ना। तो मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा। उसी तरह से जब ये रेज आकर जब आकर किसी चीज से टकराई होंगी तो उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब जिस बात पे वो थी वहां से हटके दूसरी तरफ गई, तो बहुत छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ओके। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि बहुत ही कम ऐसी रेस थी, बहुत ही कम, जैसे कि 1 out of 20,000 रेस थी जो कि पास हो रही थी और सीधा जैसे कि वो रे आई यहाँ पर और सीधा 180 से बाउंस बैक कर गई। ठीक है, तो ये थी रदरफोर्ड की कुछ ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर उन्होंने क्या कंक्लूजन बनाया वो हम देखते हैं। सो हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, सो कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। वो कंक्लूजन्स क्या थे? सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, मतलब कि जो बहुत सारा स्पेस है ना एटम के अंदर वो खाली है। पहले मैं बता रही हूँ और इनको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सेकंड क्या उन्होंने दिया, सेकंड उन्होंने कंक्लूजन दिया दैट द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल रीजन। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड कंक्लूजन था वो क्या था कि न्यूक्लियस के बारे में, दैट न्यूक्लियस occupy very less volume in an atom। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझते हैं।
तो हमने क्या बोला, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, कि मोस्ट ऑफ द रेज वर अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड कोई चीज कब रहेगी, जैसे अभी हमने रूम वाला एग्जांपल लिया जहां पर कुछ था ही नहीं, आप सीधा गए और निकल गए थे उस रूम से बाहर, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारी रेज वहां से डिफ्लेक्ट बैक करे बिना, मतलब कुछ की चीज किसी भी एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं, सीधा पास हो गई। क्यों? क्योंकि वहां स्पेस खाली था, है ना। तो पता चला जब बहुत सारी रेज पास हुई तो रदरफोर्ड ने वही कंक्लूजन दिया कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम के अंदर वो खाली है, ठीक है, वो खाली है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। उसके बाद अब हमने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा, रदरफोर्ड ने दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा कि जो कुछ रेज थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से थॉमसन मॉडल में बोला गया था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एटम के अंदर, है ना। तो जब अब हमने पार्टिकल्स कौन से डाले थे, अल्फा रेज डाली थी, है ना। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ये हमने लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होते हैं ये पार्टिकल्स, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हम पॉजिटिवली चार्ज, आयंस भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों चीज क्या है, पॉजिटिव। दोनों को क्या करना चाहिए, रेपेल, है ना। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। तो उसी तरह से जब दोनों चीज लाइक हैं, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों को एक दूसरे से रेपेल करना चाहिए। ओके, तो अब ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने क्या सोचा, होना क्या चाहिए था कि जैसे ही वो रे आई पॉजिटिव चार्ज के पास, और उसको क्या करना चाहिए, डिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए बहुत सारी रेस को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे एटम के अंदर एक तरीके से पड़ा हुआ है ना। तो बट हुआ क्या, बहुत कम रेस थी जो कि डिफ्लेक्ट हुई स्मॉल एंगल से। क्यों हुई, तो उससे ऑब्जर्वेशन लगाई गई कि कुछ रेस थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक छोटे से एरिया के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो पूरे एटम में जैसे कि थॉमसन मॉडल में बताया गया था वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ कि बहुत ही कम, अराउंड एक आध कोई ऐसी रे थी 20,000 रेज में से जो कि सीधा 180 से बाउंस बैक कर रही थी। तो 180 से बाउंस बैक कर रही है, मतलब कि बहुत ही कुछ ऐसा हैवी सा आया होगा जिसकी वजह से वो सीधा बाउंस बैक ही कर गई, वरना छोटे मोटे एंगल से भी तो वो डिबेट कर सकती थी। तो इस वाले कंक्लूजन की वजह से रदरफोर्ड ने कर दी डिस्कवरी किसकी, न्यूक्लियस की। उन्होंने बोला कि हमारे एटम के अंदर सेंटर में एक बहुत ही हाईली डेंस हार्ड डेंस बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, और दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब वो जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो एरिया इज, अगर मान लो आपका एटम जो है दैट हैज दी 10⁻⁻10, है ना। अगर एटम ये है तो न्यूक्लियस है आपका 10⁻⁻15, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर हम एक 5 किलोमीटर का एरिया ले लें, एक सर्कल ले लें विद अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, तो उसके उस 5 किलोमीटर रेडियस के सर्कल के अंदर, ग्राउंड के अंदर जस्ट बीच में आप एक क्रिकेट बॉल रख दो, इतना ही छोटा लगेगा एक न्यूक्लियस आपको एक एटम के अंदर। So this was the biggest achievement of this Rutherford model, the discovery of nucleus, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, अब इसके ऊपर बेस्ड उन्होंने एक बात और बताई कि जिस तरह से थॉमसन ने अपने मॉडल को कंपेयर किया था वाटरमेलन के साथ, रदरफोर्ड ने उस मॉडल को अपने मॉडल को कंपेयर किया विद द सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया। सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करने का मतलब ये था, रदरफोर्ड ने ये बोला कि जिस तरह से सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, है ना, जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड विच इज पॉजिटिव इन नेचर, उसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं सर्कुलर पाथ को, जिन सर्कुलर पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इन पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। सो
रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिट का, कि वहां पर जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे सर्कुलर पाथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। और हाँ, रदरफोर्ड ने एक बात और बोली, दैट रदरफोर्ड ने बोला दैट ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, रदरफोर्ड ने क्या बोला, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये एटम है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में, है ना, ये सर्कुलर पाथ्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव है नेचर में। ठीक है, ठीक है, तो और इन पाथ्स को क्या बोला, ऑर्बिट। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर है ना, तो ऐसे ही तो रिवॉल्व नहीं करेंगे, तो क्यों कर रहे हैं, इनके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सब बताया हमें रदरफोर्ड ने। आई होप रदरफोर्ड मॉडल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसके बाद एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिएगा, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एनसीईआरटी को। ठीक है, सो पढ़िए, समझिए और फिर एक बार एनसीईआरटी को रीड करिए, आपको और भी ज्यादा बातें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, आई होप रदरफोर्ड मॉडल क्लियर। अब रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ लिया है, रदरफोर्ड से जाना है बोहर मॉडल की तरफ, तो ड्रॉबैक्स तो देखने ही पड़ेंगे, राइट। सो देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स को। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, कि हमारा जो एटम है उसमें, ये हमारा एटम था और इस एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और हमारे इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही बोला था रदरफोर्ड ने। तो और उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ये किस फोर्स से बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है, बैलेंस्ड है। बट अब बहुत सारी डिस्कवरीज और भी होती है साथ में, है ना, तो मैक्सवेल जो है ना, उन्होंने भी बहुत काम किया हुआ है, आपको पता ही है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, अपनी उनकी कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जब देखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब देखा गया मैक्सवेल की, तो वहां हमें पता चला कि अगर कोई भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन में, किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो भी तो चार्ज स्पीशीज है ना, नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर, तो चार्ज है, तो इस चार्ज मूविंग बॉडी को भी क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए। ठीक है, मैक्सवेल की अब एक्सेलरेट करना चाहिए। अब मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था ना, कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी अगर कोई भी चार्ज बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो वो क्या करेगी ना, वो एमिट करेगी एनर्जी को विद टाइम, क्या करेगी, एमिट करेगी एनर्जी को। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन थे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो जैसे जैसे घूमेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, एमिट मतलब छोड़ना पड़ेगा एनर्जी को, तो ये एनर्जी को रिलीज करेगी। ठीक बात है, तो अब क्या होगा, जब ये एनर्जी को रिलीज करेगी, तो एनर्जी रिलीज करेगी, तो हमें क्या देखना है कि जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो अब हमारे मॉडल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये देखो, है ना, मैक्सवेल जी की थ्योरी तो देख ली। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास है न्यूक्लियस, राइट, अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो अब अगर हम मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, तो इसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए। अब एनर्जी जब लूज करेगा, है ना, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी लूज हो रही है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अंदर आने लगेगा, एनर्जी कम हो रही है ना, एनर्जी कम हो रही है, कम होते होते तो एक टाइम तो ऐसा आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कम हो जा रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉल कर जाएगा विद इन द न्यूक्लियस, है ना, इसको क्या करना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए विद इन द न्यूक्लियस।
तो बट ऐसा होता नहीं है ना। अब रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर ये बॉडी अगर ये इस तरह से मूव कर रही है और इसे एनर्जी एमिट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, तो इसे यहाँ पर फॉल कर जाना चाहिए, बट ये यहाँ फॉल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, ये इस तरह से मॉडल कैसे है, तो ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आती है दूसरी बात। बाद में बात की गई कि अगर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि मूविंग बॉडी एक्सेलरेट होती है और वो एनर्जी को एमिट करती है, बट अगर हम उस कॉन्सेप्ट को हटा दें, हम क्या करें, इन चार्जेस को स्टैटिक ले लें, मतलब कि मूव नहीं कर रहे हैं ये, है ना। अब मूव नहीं करेंगे तो एक्सेलरेट नहीं करेंगे, एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से फॉल नहीं करेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो अब इस वाली थ्योरी के लिए भी बोला गया कि ये भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना चाहिए, इसको अगर ये स्टैटिक है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और अगर ये फोर्स लगाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इसको अपने अंदर पुल बैक कर लेना चाहिए। और क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, अगर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस था, इसने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया और यहाँ पर आ गया अब इलेक्ट्रॉन, इसको अपने बीच में ले आना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को। तो ये कुछ कुछ कैसा हो गया, छोटा छोटा सा मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कुछ कुछ थॉमसन मॉडल जैसा हो गया, और अभी हमें पता चला थॉमसन मॉडल वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इस बात को रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ठीक है, सो रदरफोर्ड मॉडल could not explain the stability of an atom। चलिए, हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, बट ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, वो कौन से ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ भी नहीं बताया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो he could not explain about the energy of the electrons revolving in an orbit। ठीक है, ठीक है। सो ये था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। सो इन्हीं वजह से हमने मूव किया टुवर्ड्स द बोर मॉडल। आई होप आपको रदरफोर्ड मॉडल बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोर मॉडल के बारे में। सो बोर मॉडल के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले क्या था, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स थे जहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल टू दी बोर मॉडल। सो जब बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे साथ में, तो उन डेवलपमेंट्स में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स थे, तो दो मेन डेवलपमेंट्स क्या थे। द फर्स्ट डेवलपमेंट वाज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। क्या था, जो हमारे कुछ डेवलपमेंट्स थे, ठीक है, उन डेवलपमेंट्स में से एक क्या था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लीजिए, वेव्स कह लीजिए, ठीक है, वो। और दूसरा डेवलपमेंट क्या था, हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डेवलपमेंट। इन दोनों डेवलपमेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रदरफोर्ड से बोर के मॉडल तक जाने में। बोर ने इन्हीं डेवलपमेंट्स को देखकर रदरफोर्ड मॉडल में इम्प्रूवमेंट्स किए और अपना एक मॉडल प्रपोज किया। तो अब डुअल नेचर क्या है, डुअल नेचर मतलब EMR, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आगे पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बताया गया कि जो EMR वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वेव नेचर भी शो करते हैं, ठीक है, वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं कि वेव नेचर भी शो कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं, तो वेव नेचर के अंदर क्या आता है,
वेव नेचर के अंदर आते हैं डिफरेंट फिनोमिना, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सब जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वेव नेचर। बट हम कुछ पार्ट यहाँ वेव का पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर के अंदर हमें पढ़नी है दो थ्योरीज, क्या क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, and the second one is photoelectric effect, photoelectric effect, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चल गया अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स। अब हमें इन डेवलपमेंट्स को एक एक करके पढ़ना है और फिर हम देखेंगे बोर्ड ने अपने मॉडल में क्या प्रपोज किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम बात करते हैं वेव नेचर के बारे में। वेव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमें पता है कि हमारे पास तीन क्या होती हैं, एक्सिस होती हैं, सभी को पता है वो, है ना। तो क्या होता है, लेट्स से मैंने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया है, इसको वाई एंड इसको जेड, होती है ना, तीनों परपेंडिकुलर। पढ़ते हैं मैथ्स में भी हम कई बार पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और इनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक्स वाई और जेड, इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये तीनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब तीनों में 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास रे है ना, वो सॉरी ये जो हमारे पास एक्सेस है, अब वेव क्या होती है, वेव नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर में क्या होता है, ये इस तरह से वेव्स जो होती हैं, हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं, ये इस तरह से हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो इस तरह प्रोपोगेट करती हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो इन वेव्स को कैरेक्टराइज करती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज वेवलेंथ। क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं विद दिस सिंबल, और इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा। सो व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन the two crest और ट्रफ, ठीक है। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या है, ये तो पता ही होगा आपको। ये जो वेव का पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है वेव का, ये वाला, इसको कहते हैं ट्रफ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। अब तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। अब एक वेव क्या होती है ना, वन वेव इज दिस होल, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल्स टू वन वेव। तो अगर हम बात करें दो क्रेस्ट के बीच में, यहां से स्टार्ट हुई है क्रेस्ट, है ना, और यहां से दूसरी क्रेस्ट का है यहां तक, है ना, यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस है ना दो क्रेस्ट के बीच का, इस वाली के स्टार्टिंग से इस वाली के स्टार्टिंग का, है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपको पता ही है, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट ले लें किसी भी वेव का और ये हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, और इस सिंबल को बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। सो इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अच्छा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मेरी वेव्स जो है वो इस पॉइंट से सारी वेव्स पास करके जाएंगी। तो इस पॉइंट पर एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस हुई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी वेव्स गई एक सेकंड में, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेट्स से फोर वेव्स 4 सेकेंड इन बस, तो वो क्या हो गई
हमारी क्या होगी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा हाँ, हम साथ में यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। सो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस है ना, एक तरीके से डिस्टेंस। डिस्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई वेवलेंथ की। मैं लिख देती हूँ मीटर। ठीक है, यूनिट है, यूनिट है। उसके बाद में बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो या तो आप इसकी यूनिट लिखोगे, या तो आप इसकी यूनिट लिखोगे सेकंड इनवर्स, है ना। सेकंड इनवर्स यही होता है, अगर किसी को डाउट हो तो देख लेना। सेकंड इनवर्स क्या होता है, 1/s, 1/सेकंड, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आगे जाके ना आपको इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रही हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, हम आगे करेंगे भी, तो न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि आपको टाइम पीरियड दे देगा और फिर बोलेगा कि आप फाइंड आउट करो, आगे जाइए पता चलेगा एनर्जी। तो अब वहां आपको फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ मुझे 1/टाइम पीरियड करना है, तब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी भाई। ठीक है, तो वहां से या तो आप यूनिट लो सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, क्या एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं hz से। ठीक है, hz से। तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड पैरामीटर की, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज वेव नंबर। एक टर्म है वेव नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है न्यू। ये जो फ्रीक्वेंसी वाला था, ये वाला न्यू बनाओ और इसके ऊपर ऐसे बना दो, इसको बोलते हैं बार, दैट इज न्यू बार। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यू बार। उसके बाद अभी होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है ना, इसका फॉर्मूला। आपको ना बताओ ना कि क्या होता है, तो भी इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ये याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ये होता है वेव नंबर। अब ये होता क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स in a given length। ठीक है, in a given length होता क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन अ गिवन लेंथ। इसका मतलब है कि कितनी वेवलेंथ्स, मतलब कितनी ये वेवलेंथ्स एक पर्टिकुलर लेंथ में है। ठीक है, जैसे कि मतलब अगर मैं 1 मीटर का डिस्टेंस ले लूं तो उसके अंदर कितनी वेवलेंथ्स हैं, दैट इज द वेव नंबर। ठीक है, तो ये थी कुछ टर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं ईएमआर के बारे में कि ईएमआर वेव्स क्या है। ईएमआर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, अभी कुछ देर पहले मैंने किया था, इस तरह से वेव बनाई थी, है ना, और यहाँ वेव बनाई थी। तो मैंने बताया था कि अगर ये एक वेव है जो इस तरह से प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा क्या मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जिस वेव के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो उन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इज मैग्नेटिक। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो दीज वेव्स, दीज रेडिएशंस हैव both electric as well as magnetic component। ठीक है भाई, क्या इलेक्ट्रिक as well as magnetic component। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, दूसरी बात क्या है कि हमने ये देखा, मान लो आप ये है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसके अब हमारे पास मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट इससे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो प्रोपगेट कर रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी दिस।
ठीक है, मतलब इससे 90 डिग्री पे, मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है, तो मेरा ध्यान से देखना, अगर मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और मैग्नेटिक वाला ऐसे, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है भाई। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और ये क्या है हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट। होप दिस इज क्लियर। आगे बात करते हैं, आगे क्या है कि हाँ ये भी लिख लेते हैं, both electric and as well as magnetic component which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, ठीक है भाई। हाँ, तो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, these electromagnetic radiations do not require any medium to travel, any medium, do not require any medium to propagate, है ना, propagate हो रही है वेव, ये वेव जो चलती है ना, ये इस तरह से, इसको propagate बोलते हैं, ठीक है, और तो इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में अपने आप को प्रोपगेट कर सकती है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम थर्ड पॉइंट की, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है कि हमें एक सीरीज दी गई है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कह लीजिए, वेवलेंथ कह लीजिए, फ्रिक्वेंसी कह लीजिए, उसके बेस पर हमें एक सीरीज बनाकर दी गई है जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में क्या है, ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में हमारे पास कुछ रेडिएशंस है, ठीक है। अब वो रेडिएशंस क्या है, कॉस्मिक रेज, सबसे पहले क्या है, कॉस्मिक रेज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, ठीक है, कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, ठीक है, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, डन, एक्स रेज, उसके बाद आती है यूवी रेज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास आई आर, दैट इज इंफ्रारेड, IR is UV is ultraviolet, IR is infrared, ठीक है, उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आती है रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स। तो ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप की कुछ रेज, ठीक है, तो ऐसे क्यों लिखिए अभी बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये वेव्स दिए हैं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, है ना, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड दैट वेव नंबर, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि उसके बेस हमें एक रिलेशन प्रोवाइड किया गया, पता चला दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी, ई क्या है, एनर्जी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, पता है, पीछे पढ़ के आए अभी अभी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्रोपोर्शनल, तो हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं हमारे पास हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट, तो यहाँ से हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया और कांस्टेंट यूज किया h, E is equals to h, न्यू बन गया हमारे लिए फॉर्मूला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहां h जो है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो वैल्यू है इसकी
वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, -34 ये है इसकी यूनिट। तो अब हमारे पास आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, यहां से रिलेशन आ गया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है, देखो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब एक और फॉर्मूला होता है जहां हमें पता होता है दैट C इज इक्वल्स टू सॉरी न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। क्या न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, क्या होता है न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। अब जब न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा है तो इसका मतलब क्या है कि अब आप देखो यहाँ एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, अब इसको अगर मैं 1 दे दूं और इसको मैं 2 दे दूं, ठीक है, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2 में क्या मिल रहा है E is equals to HC by lambda, बन रहा है HC by lambda, HC by lambda, मैंने न्यू को रिप्लेस कर दिया विद C by lambda। अब ये C क्या है, C है C is equals to स्पीड ऑफ लाइट, क्या है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तो आप सब पढ़ के आए हो, उसकी यूनिट क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, तीनों रिलेशन अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हमें बात करनी है आगे कि हमने ये वाले रिलेशन, ये जो रेस का ऑर्डर पढ़ा, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, ये स्पेक्ट्रा दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह लीजिए कि वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब क्या है, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो हमारी वेवलेंथ जो है दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ध्यान से देखना, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा मतलब कि सबसे कम जो हमारे पास वेवलेंथ है दैट इज ऑफ कॉस्मिक रेज, और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स, राइट, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि लैम्डा, लैम्डा का रिलेशन देखो विद न्यू, सॉरी हाँ, लैम्डा का रिलेशन देखो विद एनर्जी, क्या है इनवर्स, है ना, energy is inversely proportional to lambda ना, sorry I'm really sorry, E is equals to E जो है that is inversely proportional to lambda, है ना, inversely मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो लैम्डा है दैट इज इंक्रीजिंग इन दिस, है ना, इन दिस ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी की, अगर लैम्डा बढ़ रहा है, अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, इस ऑर्डर में हो जाएगी कम। और दूसरा रिलेशन भी देख लो, अगर मेरा एनर्जी, एनर्जी कह लो या लैम्डा, आपको जो भी रिलेशन याद है, बस आपको पता होना चाहिए कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, तो अगर मेरी एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, सही बात है। तो अगर एनर्जी, अगर न्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, न्यू बढ़ रहा है एनर्जी भी, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरी एनर्जी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है तो मेरा न्यू भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, सही बात है। तो आप क्या करो, इस ऑर्डर को याद कर लो, बहुत जरूरी है याद करना, इसी ऑर्डर में याद कर लो, और कोई भी एक फैक्टर याद कर लो कि क्या हो रहा है। मैं तो कहूँगी एनर्जी वाला कर लो, मतलब मुझे बेटर लगता है, आगे आप लोगों की चॉइस है। तो याद कर लो कि हमारी, अगर एनर्जीज की बात करें तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी क्या होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी, आईआर, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स, ठीक है। अब तो हमारी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा इनकी है, रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज की है, सबसे कम रेडियो वेव्स की है। बात करें लैम्डा की, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ सबसे कम होती है
कॉस्मिक रेज की और सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या हम ये सारी रेज को देख पाते हैं? नहीं, हम इनमें से कोई भी रेज देख नहीं पाते हैं। हमें क्या दिखता है? सिर्फ विजिबल रीजन दिखता है हमें। और वो विजिबल रीजन कहाँ फॉल करता है? यहाँ यूवी और आईआर के बीच में विजिबल रीजन। ठीक है, और ये विजिबल रीजन कौन सा वाला है? विब्ग्यो जिसे बोलते हैं। पढ़ते हैं ना हम, ये पढ़ते हैं ना। है ना, ये कलर्स हमें दिखते हैं। तो जो कलर्स हमें दिखते हैं ना, जो हम जिससे हमें सब देख रहे हैं, ग्रीन, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू, ये सब क्या है? ये विजिबल रीजन, जो कि यहाँ यूवी और आईआर के बीच में फॉल करता है, जिसकी है ना बीच में फॉल करता है। ठीक है, सो इसी तो ये था हमारा अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने ये सब देख लिया है, रेज देख ली हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द पार्टिकल नेचर, है ना। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक काम करते हैं, पार्टिकल नेचर पे जाने से पहले हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में इट इज गिवन दैट yellow light, this is light, yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and the wave number of light. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसी से डिनोट करते हैं 580 नैनोमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ हमें न्यू फाइंड आउट करना है। सी की वैल्यू हमें पता थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यही है कॉन्सेप्ट, मीटर पर सेकेंड। डिवाइड किया लैम्डा। लैम्डा क्या गिवन है? 580 नैनोमीटर। तो 580 नैनोमीटर आप क्या बोल रहे हो? ये किस में है? मीटर पर सेकंड। तो क्या नीचे वाली वैल्यू मैं नैनोमीटर्स में ले सकती हूँ? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मीटर में चेंज कर लूंगी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके, है ना। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो ये हो गई हमारे पास न्यू की वैल्यू, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेव नंबर। तो वेव नंबर थोड़ी देर पहले पढ़ा ये भी हमने कि न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। बोला था ना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू 580 नैनोमीटर्स में ले ली, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे आंसर। आप इनको सॉल्व आउट कर लेना और मैं आपको आंसर यहाँ पर दे दूंगी। ठीक है, तो ये है इसके आंसर्स। ठीक है, लिख देती हूँ मैं इसके आंसर। यहाँ पर आंसर आएगा 5.17 इंटू 10 टू द पावर 40। ठीक है, आएगा। और न्यू है तो ऑब्वियसली सेकंड इनवर्स में आएगी, मीटर पर सेकंड में थी, सेकंड इनवर्स यूनिट। और यहाँ पर आंसर आने वाला है 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर क्या आएगी? 6। और ये क्या है? न्यू बार। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? मीटर इनवर्स। मीटर में लिया है ना हमने ये, तो मीटर इनवर्स। ठीक है, हाँ शायद वेव नंबर की यूनिट में बताना भूल गई हूँ। तो वेव नंबर की यूनिट क्या है? लैम्डा क्या होता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, है ना। तो न्यू बार क्या है? उसका रेसिप्रोकल है। तो यूनिट भी क्या हो जाएगी? 1 बाय मीटर। तो मतलब क्या हो गया? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे हमारी यूनिट्स। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया फ्रीक्वेंसी को, वेव नंबर को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। याद क्या रखना था इस क्वेश्चन में कि यूनिट मत भूल जाना। इसको नैनोमीटर में करके अगर आपने निकाल दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, सही निकालना एकदम।
ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सब किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पार्टिकल नेचर स्टार्ट, ठीक है। सो आई होप ये सब समझ आया होगा, प्रैक्टिस करना पढ़ना तब अच्छे से समझ आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।